हैड बीन सब्स्टिट्यूटेड। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को कह रहा है, जैसे कि ये एक्सप्लेनेशन कह रहा है। मतलब एक्सप्लेनेशन मतलब ये होता है कि जो ऊपर की चीज़ों को हमने पढ़ा है उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक। अब जैसे कि कोई अगर इंडियन सिटीजन है, अब उसे हम रेजिडेंशियल इंडिया अगर हमें दिखाना है, तो पिछला साल जो बीत गया है उस वाले साल में अगर वो मर्चेंट शिपिंग एक्ट में वो जैसे कि क्रू है, मतलब शिप का ड्राइवर है, ओके, जो शिप उप चलाते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं वो 182 डेज नहीं रहा है, तो क्या आप उसे इंडियन सिटीजन नहीं कंसीडर करोगे? हेलो। हाँ जी सर। उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है सर ये। हाँ, तो उसके लिए कितना दिन आ जाएगा? तो वहां पे आ जाएगा 60 डेज, ओके। तो यहाँ पे कह रहा है कि शैल अप्लाई इन रिलेशन टू दैट ईयर एज इफ फॉर द वर्ड 60 डेज अक्यूरिंग देयर इन द वर्ड 182 डेज। तो वहाँ पे या ऐसे लोगों के लिए या ऐसे सिचुएशन में 182 डेज की जगह 60 डेज सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि वो क्रू मेंबर है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि वो मैक्सिमम आउटसाइड ऑफ इंडिया ही रहेगा। जैसे अब वो शिप लेके चला गया है, अब शिप लेके चला गया तो कितने दिन बाद आएगा? और शिप तो पानी में आप सब जानते हो कि 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, तो काफी लॉन्ग टर्म तक रहती है, ओके। फिर इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन कह रहा है, being a citizen of India or a person of India, origin the meaning of the explanation E 11 section 115C, who being outside of India come on visit in India, visit to India in any previous year, the previous of subclause C shall apply in relation to that year as for the word 60 days occurring there in the word 182 days has been substituted। अब यहाँ पे भी कह रहा है कोई पर्सन है, इंडियन ओरिजिन है, मतलब जिसका जन्म इंडिया में हुआ है, बट आउटसाइड ऑफ इंडिया रह रहा है और इंडिया में विजिट करने आया है। तो अब इंडिया में अगर वो विजिट करने आया है, इंडियन ओरिजिन था बट आउटसाइड रहने लगा, मतलब फॉरेन में रहने लगा बट इंडिया में विजिट करने आया है, तो ऐसे सिचुएशन में आप उसका 182 डेज तक कंसीडर करके 60 डेज कंसीडर करोगे, और अगर 60 डेज भी वो रह लिया तो ये मानोगे दैट पर्सन इज अ इंडियन रेजिडेंस, ओके। अच्छा देखो, हमने एक दो एक्सप्लेनेशन पढ़ा, एक एक्सप्लेनेशन और पढ़ के फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे आप सबसे। फिर यहाँ पे कह रहा है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज इन द केस of individual being a citizen of India and member of the crew of a foreign bound ship leaving India, the period of stay in India, respect of such voyage we determine in the manner subject to condition। चलो वो तो वही हो गया जो ऊपर वाले हैं। अच्छा, अभी हमने जो देखा, आप सब बताओ आप सबको क्या समझ में आया? क्योंकि अब इसे अगर नहीं क्लियर होगा तो मैं और शॉर्ट फॉर्म या स्टोरी फॉर्म में समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। और पहले आप सब बताओ कि रेजिडेंस इन इंडिया से आप क्या समझते हो? सर यही तो समझ रहे हैं कि सिटीजन ऑफ इंडिया और रेजिडेंस ऑफ इंडिया में क्या डिफरेंस है। हाँ बिल्कुल सही आपने पूछा। देखिए, जो सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, सिटीजन का मतलब होता है कि आपको भारत की नागरिकता मिल गई, ठीक। नागरिकता मिलने के साथ साथ हमें वोट देने का राइट, और अगर हम एक गरीबी रेखा में आते हैं, जैसे पुअर लाइन जिसे कहते हैं, बिलो पुअर लाइन भी अगर हम आते हैं, तो गवर्नमेंट की जो भी फैसिलिटी रहती है, जैसे गल्ले वल्ले मतलब मिलना, चावल वावल, ये सारी चीज़ें, और जो पैसे वैसे मिलते हैं, वो सारी फैसिलिटी को हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक। अगर हम सिटीजन ऑफ इंडिया रहते हैं तो सिटीजन ऑफ इंडिया इट्स अ डिफरेंट थिंग। एंड सिटीजन ऑफ इंडिया हमारा, आप देखोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल हमारा 3 से लेकर के 11 तक। हम सर रेजिडेंस ऑफ इंडिया पढ़ क्यों रहे हैं?
मतलब उसका बता यूज क्या है? बता रहे हैं, पहले ये से आप हो जाने दीजिए। तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सिटीजन्स बताए गए हैं, इवन देन ये भी बताया गया है कि 5 टाइप से सिटीजनशिप एक्वायर हो सकती है। ओके, बट जो रेजिडेंस ऑफ इंडिया होता है उसमें ये कहते हैं कि आप मतलब इंडिया में आप मतलब एक तरीके से यहाँ के रहने वाले को होते हैं ना, आपने सुना है कि एनआरआई टाइप के लोग हो गए कि मतलब इंडियन एक तरीके से नहीं फिर भी रह रहे हैं। तो एक तरीके से जो यहाँ पे क्या है आपका रेजिडेंस ऑफ इंडिया, तो इसका जो मेन यहाँ पे हम लोग का पढ़ने का रीजन वो यही है कि वो टैक्स इम्पोज के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं। जैसे कि अब आप इंडियन जैसे नहीं हो, एग्जाम्पल, ओके, अगर आप इंडियन हो तब तो ऑटोमेटिक आप पे के इंडियन के अकॉर्डिंग मतलब जो भी लॉस के अकॉर्डिंग आप गवर्न हो रहे हो। बट अगर आप इंडियन नहीं हो, इंडिया में एक स्पेसिफाइड डे आप रहना चाह रहे हो, तो उसके भी जो टैक्सेस होते हैं, या बिजनेस करना चाह रहे हो तो उसके जो टैक्सेस होते हैं, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग इम्पोज होने के लिए ये कहते हैं कि इन इतने पीरियड आप रहोगे तो ही रेजिडेंस ऑफ इंडिया आपको माना जाएगा। और ये भी रहता है ना कि जैसे बहुत भारतीय हैं, ओके, अब वो कहते हैं कि हम इंडियन हैं, ओके, इंडियन सिटीजन हमारे पास है। अब वो अगर इंडिया में इस प्रेस्क्राइब्ड पीरियड तक नहीं रहे, जो भी यहाँ पे 1 साल बताया गया है, अगर वो 1 साल में जैसे कि 182 डेज नहीं रहे, तो वो कहीं ना कहीं इंडियन सिटीजनशिप को क्लेम नहीं कर सकते। लाइक अगर आप चाहते हो कि आपके जैसे कि होता है ना हर चीज को मेंटेन रखना, अगर आप चाहते हो कि आप इंडियन सिटीजनशिप मेंटेन रहे, तो आपको 182 डेज 1 साल में या पूरे 4 साल में जो दिया गया था 365 डेज रहना पड़ेगा। एक्सेप्शन इसके दो तो थे। पहला था अगर आप क्रू मेंबर लाइक शिप को चलाने वाले ड्राइवर हो, तो उस सिचुएशन में आपका वो 1 साल में आप 60 डेज भी थे वो भी सफिशियंट है। वैसे दूसरा वाला भी था, ओके। तो दूसरा वाला क्या था मैं बता दे रहा हूँ। दूसरे वाले में यहाँ पे मेंशन है जैसे कि आप इंडियन में आपका इंडिया में बर्थ हुआ बट आप फॉरेन रहने लगे, और आप चाहते हो कि आपकी इंडियन सिटीजनशिप चलती रहे, तो एटलीस्ट आपको इंडिया में 60 डेज रहना पड़ेगा। तो अपनी सिटीजनशिप को कह सकते हो कंटिन्यू रखने के लिए भी इंडियन रेजिडेंस एक जो फिक्स ड्यूरेशन है, टाइम है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा कि हाँ अपनी हम सिटीजनशिप को कंटिन्यू रखने के लिए ये जो इंडियन टैक्सेशन एक्ट के थ्रू जो भी प्रेस्क्राइब टाइम है वो मैंने यहाँ पे स्पेंड किया है। नहीं सर, इसमें हम रेजिडेंस इनकम टैक्स के लिए पढ़ रहे हैं, सिटीजनशिप अलग से है ना इश्यू। नहीं, यहाँ पे इनकम टैक्स देखिए, सुनिए, यहाँ पे इनकम टैक्स के लिए तो पढ़ ही रहे हैं क्योंकि इनकम टैक्स सब्जेक्ट है, तो उसके लिए पढ़ ही रहे हैं, ओके। बट ये भी एक रीजन होता है कि आप किसी, जैसे आप इंडियन हो तो इंडियन आप फॉरेन में रह के इंडियन आप नहीं रह सकते ना। तो अगर आप फॉरेन में रह रहे हो तो ठीक है, लेकिन आपको कुछ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड तक इंडिया में रहना पड़ेगा। अगर आपको या तो आप तो विद कंसेंट जाओ, ठीक है, विद कंसेंट आप गए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप किसी फोर्स में हो, एजुकेशन के पर्पज से गए, विद कंसेंट गए तब तो ठीक है। अगर आप विदाउट कंसेंट कैजुअल या वीजा और ऐसे आप लेकर के जा रहे हैं, पासपोर्ट वीजा लेके गए, तो अगर आप ये डे आपका एक्सपायर हो रहा है और कोई इस पे एलिगेशन या कोई ऑब्जेक्शन कर देता है, तो आपका सिटीजनशिप जा सकता है। अगर कोई यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये पर्सन प्रीवियस ईयर में 60 डेज से कम इंडिया में रहे हैं, आपने कोई ऐसा परमिशन या कोई रीजनेबल रीजन नहीं बताया, बिल्कुल सिटीजनशिप जा सकता है आपका, क्योंकि सिटीजनशिप के साथ बहुत सारे चेक कर लेना, शायद इस तरह का इश्यू नहीं होगा। नहीं सर, इस तरह की हम लोग बहुत पहले ही सुने हैं सब सारी चीजें, मतलब ये पहली बार ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन ये चीजें रहती हैं क्योंकि आप किसी भी कंट्री के होते हो तो उस कंट्री में वहाँ का रेजिडेंशियल होने के लिए आपको कुछ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड तक रहना पड़ता है। इवन देन कुछ टाइम बाद तो ये भी आ सकता है कि वोटिंग को कहीं ना कहीं जैसे कहीं पे भी रहो, जैसे कि यूनिफॉर्मिटी वोटिंग सिस्टम करके उसे भी मैंडेटरी कर दिया जा सकता है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आपको वोट देना पड़ेगा। अब यूनिफॉर्मिटी कैसे करेंगे वो गवर्नमेंट जाने, लेकिन मे भी ऐसा हो सकता है,
ओके। तो सर रेजिडेंस जो है बेसिकली हर आदमी तो यही चाहेगा ना, टैक्स नहीं भरने के चक्कर में कि वो रेजिडेंस में काउंट ही ना हो, तो वो तो फिर सरकार की जिम्मेवारी हो गई ये डेट और टाइम पीरियड को प्रूव करना। बिल्कुल, वो तो सिंपल सी बात है ना कि अगर सरकार कह रही है, एलिगेशंस लगा रही है, तो गवर्नमेंट का ये तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा गवर्नमेंट पे रहेगा। एविडेंस आप पढ़ोगे तो वहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि जो एलिगेशन लगाता है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा। जैसे आपने किसी को चोर कहा, तो आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि आप उस चीज को प्रूफ करो, वो तो रहेगा, गवर्नमेंट पे रहेगा। सर यहाँ पे जो रेजिडेंस बताया गया ना इनकम टैक्स के अंदर, ये रेजिडेंस केवल इनकम टैक्स के लिए अप्लाई होता है। जो हमारी सिटीजन, जो हमारी, वो तो मेरा भी मिश्रा जी यही मानना है। नहीं सर, मानना नहीं है, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि जो हमारा सिटीजनशिप है, कोई भी अगर फॉरेनर आके 2-3 साल यहाँ पे रहेगा तो वो रेजिडेंट हो जाएगा, मतलब इनकम टैक्स के पर्पज से, क्योंकि उसको टैक्स भरना होगा। हाँ, तो रेजिडेंस हो जाएगा, रेजिडेंस तो हो जाएगा, बट उसे सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। और लेकिन ये भी चीज है कि अगर आप इंडिया से एक लिमिटेड पीरियड तक गायब हो, यहाँ पे आपका नाम नहीं शो हो रहा है, तो भी आपका सिटीजनशिप से नाम हट जाता है। नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं होता सर। सिटीजनशिप तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, इनकम टैक्स से तो ये रेजिडेंस नहीं, सिटीजनशिप के अकॉर्डिंग एक लॉ है, कोई बात नहीं, इस पे हम लोग कल देख लेंगे और अच्छे से। सिटी देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे एक जनरल लॉ हर चीज को इंक्लूड करता है, वो ठीक है, बट सिटीजनशिप के लिए और भी एक लॉ बना है। ओके, उसमें पूरा सिटीजनशिप की सारी चीजों को बताया गया है, मतलब और डिटेल में बताया गया है। कोई नहीं, इसे मैं एक बार और फर्दर मतलब मैं रिवाइज करके देख लूंगा कि क्या सच में एक प्रेस्क्राइब्ड पीरियड तक इंडिया में न रहने पे आपकी सिटीजनशिप जा सकती है या नहीं जा सकती है। जैसे सर, एक तो सीधे मैं बता रहा हूँ क्या होता है। जैसे सपोज कि हम इंडियन सिटीजन हैं, हम 3-4 साल के लिए बाहर हैं, तो हम बाहर के जिस भी कंट्री में होंगे वहाँ टैक्स भरेंगे, तो वहाँ हम रेजिडेंस वहाँ के रेजिडेंशियल होंगे हाँ, टैक्स रेजिडेंस के तो लिए रहेंगे, purpose से। हाँ। बस सिटीजनशिप हमारी वहाँ की नहीं होगी, सिटीजनशिप हमारी इंडिया की होगी, ये होता है सर। कोई नहीं, सर ये टैक्स लायबिलिटी के लिए है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, टैक्स नहीं लायबिलिटी के लिए। ये तो है ही, बिल्कुल। वो तो सिंपल सी बात है, टैक्सेशन लॉ पढ़ रहा है तो उसमें तो आएगा ही, टैक्स लायबिलिटी के लिए आई। लेकिन वो मैं देख लूंगा। एक्चुअली ऐसा भी होता है, जो एक और सिटीजन के रिगार्डिंग लॉ है, वहां पे बिल्कुल क्लियर मेंशन है कि इंडिया का एक रूल है कि अगर आप कहीं और का सिटीजनशिप एक्वायर करते हो तो ऑटोमेटिक आपका इंडिया से खत्म हो जाता है। अब वो बात की बात है कि आपका नेम नहीं हटा है क्योंकि गवर्नमेंट को नहीं, वो इन्फॉर्मेशन ठीक है, नहीं है। ड्यूअल नहीं है ना इंडिया में सर, ड्यूअल हाँ है ही हाँ, नहीं, वो तो ठीक कर रहे हैं आप। नहीं, डुअल अलग चीज, डुअल का मतलब ये होता है कि स्टेट अलग दे, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग दे, वो चीज नहीं। मतलब आप ऑटोमेटिक अगर किसी और कंट्री का एक्वायर करते हो तो नहीं, यहाँ आप से नहीं रिमूव हो। एक्वायर कर सकते दूसरे की, अपनी छोड़नी पड़ेगी, दैट हाँ इज रूल। हाँ, कोई नहीं, उसको हम डिस्कस कर ले, फिलहाल अभी यहीं पे ही मान के चलते हैं, यही समझते हैं टैक्सेबल पर्पस के लिए है। तो ये वाले सारी चीजें क्लियर है ना, आगे बढ़े। हेलो। हाँ जी सर, ठीक है। यस सर, यस सर। अब नेक्स्ट हमारा आता है, समझा दो बस। हाँ नेक्स्ट हमारा आता है, HUF firm or other association of person is said to be residents in India in any previous year in every case except where during the year the control and management of its affair is situated wholly outside of the India। और फर्दर यहाँ पे कह रहा है HUF। अच्छा, HUF का मतलब आप सब क्या समझते हो? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नहीं, वो तो फुल फॉर्म हो गया सर ना, मतलब इससे आप मतलब कैसे किसी को बताना होगा तो आप क्या बताएंगे? सर हिंदू अनडिवाइड फैमिली का एक मेन होता है, उसको हम कर्ता बोलते हैं, तो वो टैक्स के लिए लायबल होता है, यहाँ पे यही मतलब है। मिताक्षरा अपने आप में इंडिविजुअल है ना, क्या होता है? इंडिविजुअली लगता है सारा। आप बिल्कुल कह सकते हो, आप मिताक्षरा वाला। मिताक्षरा सही है, वाला। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कई चीजें आ रही हैं, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक तरीके से लीगलाइज्ड कहीं बात नहीं किया गया, बट इसे लीगल पर्सन प्रेज्यूम कर लिया जाता है, तो वो भी इंक्लूडेड है। फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब ये सब सारी चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आती हैं, तो वहाँ पे ये भी चीज़ इंक्लूड है। और ये सब रेजिडेंस ऑफ इंडिया इन प्रीवियस ईयर इन एवरी केस, मतलब हर जगह मानी जाएंगी, सिर्फ वही नहीं मानी जाएंगी एक्सेप्ट वेयर ड्यूरिंग द ईयर ऑफ कंट्रोल
and management of affairs is situated wholly outside of India. मतलब जनरली ये सब इंडियन रेजिडेंस ये सब मानी जाएंगी, बट इनका पूरे साल अगर कंट्रोल आउटसाइड ऑफ इंडिया के थ्रू किया गया है, मतलब इनका कंट्रोल इन मैनेजमेंट अथॉरिटी आउटसाइड ऑफ इंडिया है, वहाँ पे सिचुएटेड है, वहाँ के थ्रू गवर्न हो रहे हैं, तब तो ये इंडियन रेजिडेंस नहीं माने जाएंगे, अदरवाइज ये भी इंडियन रेजिडेंस ही माने जाएंगे। अच्छा, अब ये आपको थोड़ा लॉजिकल नहीं लग रहा है, इलॉजिकल नहीं लग रहा है? जैसे कि मान लेते हैं कि अब एक मान लेते हैं कि एसोसिएशन है, ओके, ग्रुप ऑफ एसोसिएशन है या पर्सन ऑफ एसोसिएशन है, वो रह तो रही है इंडिया में, ओके। अब उसकी जो मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी वो ब्रिटेन में है, तो क्या अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन का ग्रुप या एक फर्म इंडिया में रन कर रहा है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी अगर फॉरेन में है, तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, ऐसे फर्म को क्या इंडियन रेजिडेंस नहीं कंसीडर किया जाना चाहिए? और क्यों नहीं कंसीडर किया जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिख दिया कि जनरली तो कंसीडर की जाएंगी, बट उसका अगर कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी आउटसाइड ऑफ इंडिया अगर है और वहाँ के थ्रू अगर कंट्रोल हो रहा है, वहाँ पे सिचुएटेड है, तो उसे रेजिडेंस ऑफ इंडिया नहीं मानेंगे। लाइक ऐसे फॉर्म है, ग्रुप ऑफ एसोसिएशन और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को हम इंडियन रेजिडेंस नहीं मानेंगे। ये लॉजिकल है? इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन आप देना चाहेंगे आप में से कोई? सर उसकी अगर टैक्स लायबिलिटी इंडिया में बन रही है तो उसे रेजिडेंस माना जाएगा। नहीं, ये तो मतलब वैसा डिप्लोमेटिक आंसर हो गया ना। जैसे अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन हमें बस चल रहा है कि सेक्शन में जैसे सिर्फ ये कह दिया गया कि इवन देन आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इंडिया में ही क्यों ना हो या फॉर्म आपकी इंडिया में क्यों ही ना हो, बट अगर उसके कंट्रोलिंग मैनेजमेंट अथॉरिटी सिचुएटेड है फॉरेन में, तो वो इंडियन सिटीजन नहीं कंसीडर किए जाएंगे। सर जो ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगा वही टैक्स पे करेगा, तो जो टैक्स पे करने वाला पर्सन है जब वही इंडिया से बाहर है, तो उसको हम रेजिडेंस कैसे कंसीडर कर लेंगे इंडिया में? लेकिन ये सब सारी जो चीजें होती है ना, कहीं ना कहीं इमोरल फॉर्म में सिचुएटेड होती है इंडिया में, इंडिया की लोकेलिटी में, बट कोई नहीं। एक्चुअली इन सब चीज़ों के लिए ना, जैसे कि फॉरेन लॉ अप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि हर कंट्री से इंडिया में आपने फेरा सुना था, ओके, जो फेमा इन सब के बाद आया था, ओके। वैसे ही अगर फॉरेनर कोई इंडिया वहाँ फॉरेन में बैठ के इंडिया में कोई बिजनेस रन कर रहा है, कोई फॉर्म ओपन किया है, उसे मैनेज एंड कंट्रोल कर रहा है फॉरेन से, तो वो स्पेशल लॉज में आते हैं और वो उसी के थ्रू गवर्न होते हैं, जैसे कि आपने पिछला वाला देखा था, ओके। तो स्पेशल लॉज के थ्रू गवर्न होते हैं, ना कि कॉमन लॉ के थ्रू। तो जब भी कोई इंटरनेशनल चीजें हो जाती है, इंटरनेशनल मतलब जहाँ पे दो कंट्री के इंटरवेंशन कोई चीज हो रहा है, फॉरेनर गवर्न हो रहा है फॉरेन में, तो वहाँ पे फॉरेन का भी लॉ एक तरीके से होगा, यहाँ का भी होगा, ओके। तो वो सब स्पेशल लॉ के थ्रू गवर्न होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसा मेंशन है। फर्दर हमारा आता है, अ कंपनी is said to be residence of India in any previous year if it is Indian company, like अगर इंडियन कंपनी है, चलो ठीक है, लाइक इंडियन कंपनी होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए? उसका जो ओनर है वो इंडियंस होना चाहिए। नहीं, इंडियन सर कंपनी रजिस्ट्रेशन इंडिया में होना चाहिए। हाँ, इंडिया मतलब इंडियन कंपनी एक्ट जो हमारा 2020 वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इंडिया में। हाँ, 2013 वाला है, 2013 वाला जो है, उसमें उसका इनकॉर्पोरेशन, उसके थ्रू उसका मेमोरेंडम आर्टिकल या रनिंग उसका उसी एक्ट के थ्रू, 2013 वाले एक्ट कंपनी लॉ है उसके थ्रू होना चाहिए, ओके। दूसरा कह रहा है कि इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन द ईयर इज इन इंडिया, लाइक जो उसके मैनेजमेंटिंग अथॉरिटी है, लाइक कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो भी इंडिया में है तो भी माना जाए, क्योंकि अगर फॉरेन में चला जाता तब तो इश्यू हो जाता। अब एक टोयोटा एंड सुजुकी, आप दोनों कंपनी को जानते हो। टोयोटा और सुजुकी कहाँ की कंपनी है? जापानीज। बिल्कुल सही है, ठीक है। इनकी कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी कहाँ पे है? जापान में सर। अच्छा, इंडिया हम कह सकते हैं इंडिया में है कि नहीं? कंट्रोलिंग इंडिया में जी।
और कोई? सर यहाँ इंडिया में भी कंपनी बना देते हैं और एसोसिएट कर देते हैं दोनों कंपनियों को। हाँ, ये आपका और रियलिस्टिक आंसर है। एक्चुअली यहाँ पे ये है ना, जो सुजुकी टोयोटा है, तो एक तरीके से आप फाउंडिंग कह सकते हो कि हाँ चलो जापान की कंपनी है, मेन फाउंडर प्रमोटर सब वहीं के हैं, ओके। बट इंडिया में इतना ज़्यादा उसका बिजनेस रन कर गया है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, जिसे एसोसिएट कंपनी आप बिल्कुल कह सकते हो, ओके। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ साथ कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी भी यहाँ पे है। अब हो सकता है कि मेन पावर वहाँ पे हो, जापान में हो, क्योंकि सारे प्रमोटर्स एक तरीके से वही की कंपनी है, बट इंडिया में भी इनकी कंट्रोलिंग मैनेजमेंट अथॉरिटी है। आप कोई भी अपना कंप्लेन करो तो ऐसा नहीं कि आपको उसके लिए जापान जाना पड़ेगा, वो सारे इश्यूज आपके यहाँ से भी रिजॉल्व हो सकते हैं, ओके। सर जैसे सुजुकी इंडिया है, टोयोटा इंडिया है, वो यहाँ के लिए उन्होंने मैनेजमेंट बना रखा है। हाँ बिल्कुल सही आपने बताया कि सर वो तो सैमसंग का भी हो गया, एप्पल का भी हो गया, लेकिन इस पर टैक्स लायबिलिटी किस तरह से डिवाइड होगा ये तो बताइए। ये तो हम टैक्स भर रहे हैं। नहीं, वो टैक्सेबल जो आप वो कह रहे हो ना, रेसिडेंशियल भी जो सर है वो 5 to 9 है। वो आदमी 60 दिन से ज्यादा अगर प्रीवियस ईयर में रहता है तो उन दौरान अगर कुछ कमाई करता है तो उसमें कुछ टैक्स बनते हैं उसके, वो चीज के लिए रेसिडेंशियल बताया गया है। मेन हाँ कंसर्न इज गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। अगर आप उसको आपको मानेगा कि वो रेसिडेंस, आप इस देश के नागरिक वो रेसिडेंशियल स्टेटस होल्ड करते हो, तो ही विल एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम यू, जो आपने इनकम किया उससे। शायद वो चीज बोलना चाह रहा है। नहीं, वही चीज तो है ही है कि आप वैसे इंडिया में रेजिडेंस होकर के जो भी अर्न करोगे उस पर तो टैक्स लगेगा, वही चीज तो ये इनकम टैक्स में सिंपल सी बात है, कोई भी वही चीज यहाँ पे सर कोई फॉरेनर भी आके रहता है, कि यहाँ कहने का मतलब कोई फॉरेनर भी आके रह रहा है तो उसको मान लिया जाएगा कि रेसिडेंशियल सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, लेकिन बिल्कुल रेसिडेंशियल मान लिया जाएगा, स्टेटस मिलेगा। बिल्कुल मान लिया जाएगा, बिल्कुल ऐसा लिखा भी है यहाँ पे। कोई पर्सन वर्ड यूज किए गए हैं, सिर्फ सिटीजन वर्ड है ही नहीं, पर्सन इंक्लूड सिटीजन एज वेल एज आउटसाइडर, ओके, लाइक हु इज नॉट सिटीजन ऑफ द इंडिया। पर्सन में दोनों आते हैं, जो इंडियन हो और वो भी पर्सन आते हैं जो इंडियन नहीं है, ओके। तो यहाँ पे रेजिडेंस ऑफ पर्सन की बात कर रहा है, तो रेजिडेंस ऑफ पर्सन में दोनों लोग आ जाते हैं। अगर कोई भी जैसे फॉरेनर भी इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रह रहा है तो रेजिडेंस इन इंडिया लगेगा ही लगेगा, मतलब हाँ ये भारत में रह रहा है और जो भी उस पर टैक्सेस आते हैं, जो भी अर्निंग के बाद जो भी टैक्सेस आते हैं वो तो उस पर इम्पोज होगा ही, ओके। तो कंपनी एंड फॉर्म एंड पर्सन तीनों के लिए देख लिया कि कब वो रेजिडेंस इन इंडिया किस सिचुएशन में माने जाएंगे, ओके। अब इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन आता है। एक चीज ध्यान रखे रहिएगा, यहाँ पे जो सेक्शंस है बहुत बड़े हैं, मतलब ये इतने बड़े हैं कि आप इनमें एक लॉन्ग आंसर बड़े आराम से लिख सकते हैं। मतलब ये तो हेडिंग हेडिंग या शॉर्टकट में आप सब पढ़ते हो, बट इसे आप बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हो, ओके। जैसे इंडियन कंपनी एक हेडिंग आपने बना लिया जिसपे आप एक पेज बड़े आराम से लिख सकते हो। दूसरा है कि उस कंपनी का इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी इंडिया में हो, इसे भी आप बहुत अच्छे से एक पेज डिस्क्राइब कर सकते हो, ओके। यहाँ पे जो भी अब सेक्शन हम पढ़ेंगे, इसीलिए बहुत लिमिटेड सेक्शन है, आपने देखा है, बट वो सब सेक्शन अपने आप में एक लॉन्ग आंसर के बराबर है और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है फॉर टैक्सेशन पर्पज। फिर नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मीन्स द प्लेस where key management and commercial decisions that are necessary for the conduct of business and entity as whole or substance made। मतलब वही हो गया कि जहाँ पे की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजंस लिए जाते हैं या जो लोग लेते हैं उन्हीं को मानेंगे हम कि ये इफेक्टिव मैनेजमेंट है या इन्हीं के हाथ में सब कुछ है या यही कंट्रोलिंग अथॉरिटी मेन है। फोर्थ क्लॉज कह रहा है एवरी अदर पर्सन इज सेड टू बी रेजिडेंस इन इंडिया। देखिए हमने यहाँ पे भी देखो पर्सन वर्ड यूज किया गया है, तो हमने एक लिविंग पर्सन के बारे में देखा, फर्म एंड एचयूएफ के बारे में देखा, कंपनी के बारे में देखा। अब इसके अलावा भी अगर कोई पर्सन हो रहा है तो एवरी अदर पर्सन इज सेड टू बी रेजिडेंस इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इन एवरी केस एक्सेप्ट वेयर ड्यूरिंग दैट ईयर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ हिज अफेयर सिचुएटेड होली आउटसाइड ऑफ इंडिया। मतलब वो इंडियंस माने जाएंगे, इंडियन रेजिडेंट्स माने जाएंगे, लेकिन एक सिचुएशन नहीं माने जाएंगे जब उनका कंट्रोलिंग मैनेजमेंट अथॉरिटी
आउटसाइड ऑफ इंडिया सिचुएटेड है तब तो नहीं माने जाएंगे, अदरवाइज इंडियन रेजिडेंस माना जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है एवरी अदर पर्सन, जैसे आपने इंडिविजुअल्स के बारे में देखा, कंपनी इन सब के बारे में देखा, एसोसिएशन के बारे में देखा, तो और अब कौन से पर्सन की बात कर रहा है, या इसके अलावा कौन से पर्सन के बारे में आप जानते हो? एवरी अदर पर्सन जो है यहाँ पे कौन से पर्सन आएंगे? यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम भी लिखा हुआ है, जिसकी मतलब जो मेन होता है सिटीजन के अलावा जो भी कोई पर्सन की डेफिनेशन में आता है वो। सर जैसे कि आपने कंपनी भी देख लिया, ठीक है, जो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, HUF एंड एसोसिएशन, ग्रुप ऑफ पर्सन, सारी चीजें देख लिया। मतलब कंपनी एक जनरली होता है, एक नेचुरल पर्सन होते हैं, दोनों को आपने देख लिया, तब कौन से पर्सन आएंगे? कोई एग्जांपल आप में से बताइए। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना सर, जैसे हमारी कंपनी है, जैसे इंडिविजुअल को छोड़ के, इंडिविजुअल जो है, कंपनी जो ऊपर वाले क्लास में, इंडिविजुअल कंपनी पर्सन है उसको छोड़ के। नहीं, कंपनी ऊपर वाले क्लॉज में कवर हो गई, 4-5 चीजें, जैसे कंपनी, एसोसिएशन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ग्रुप ऑफ पर्सन, फॉर्म, इंडिविजुअल्स, ये सब कवर हो गई। अब इसके अलावा और कौन से पर्सन हो सकते हैं? यहाँ पे एनी अदर पर्सन लिख दिया, बट एग्जैक्टली नाम नहीं लिखा, बट ऑलमोस्ट नाम डन हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे किस टाइप के पर्सन की बात कर रहा है? सर जैसे फर्म है, फर्म फॉर्म भी नाम यूज हो चुका है, आप देखिए ऊपर वाले क्लॉज में। लोकल अथॉरिटी। हाँ, अभी को आपने सही बोला, यही मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन देखा होगा तो वहाँ पे स्टेट चीज को बड़े अच्छे से डिफाइन किया है, और स्टेट में लोकल एंड अदर अथॉरिटी को रखा है। जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटी हम मान लें, जैसे अब आप जानते होंगे कि इंडिया की वैसे मैं आपको बताता हूँ, एक शारदा यूनिवर्सिटी, उन्होंने अपना एक फॉरेन में भी अपना ब्रांच खोला है। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी अपना ब्रांच इंडिया में भी तो खोल सकती है ना, तो वो भी तो एक पर्सन ही मानी जाएगी ना। ओके, तो अगर उसकी कंट्रोलिंग मैनेजमेंट अथॉरिटी कंप्लीटली अगर फॉरेन से है तब तो उसे नहीं माना जाएगा, बट अगर इंडिया से है तो उसे रेजिडेंस इन इंडिया कंसीडर किया जाएगा। ओके, क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट आता है, if a person is resident in India in previous year relevant to the assessment year, in respect of any source of income, he shall deem to be resident in India in the previous year relevant to assessment year in respect of each other sources income। तो वही हो गया कि प्रीवियस ईयर में अगर वो रेजिडेंस ऑफ इंडिया अगर था उसका, तो जो भी इनकम वो जनरेट किया है, जो इतना भी टैक्सेबल होती है अकॉर्डिंग टू टैक्स स्लैब, वो उस पर इम्पोज की जाएंगी, या वो चीज़ें उस पर इम्पोज हो गया, उसकी इनकम लाइबल होगी फॉर टैक्सेबल थिंग्स। ओके, 6 में अब कह रहा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अ पर्सन इज सेट नॉट टू बी ऑर्डिनरी रेजिडेंस इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर इफ सच पर्सन, लाइक 6 क्लॉज में ये कह रहा है कि रेजिडेंस इन इंडिया कब हम नहीं मानेंगे। तो इसके रिगार्डिंग सिर्फ 2 ही क्लॉज है कि जब हम रेजिडेंस इन इंडिया नहीं मानेंगे। ओके, तो पहला कह रहा है कि एन इंडिविजुअल हु हैज बीन नॉन रेजिडेंस इन इंडिया इन 9 out of the 10 previous year, 10 previous preceding that year, or has during the 7 previous years preceding that year been India for period or periods amounting in all to 729 days or less। बहुत कंफ्यूजन टाइप में, आप में से किसी को कुछ क्लियर हुआ है मैं कहना क्या चाह रहा है? क्योंकि माइनस माइनस के उसमें फॉर्म में आ रहा है। मतलब पहले तो इसमें हमें ये देखना है किसी भी इंडिविजुअल को हम कब नॉन रेजिडेंस इन इंडिया कंसीडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है 9 out of 10 प्रीवियस ईयर, मतलब 10 में से 9 साल। ओके, प्रेसिडिंग दैट ईयर, और पहला तो हो गया 10 में से 9 साल, दूसरा कह रहा है और है ड्यूरिंग द 7 years प्रीवियस प्रेसाइडिंग दैट ईयर,
मतलब पिछले साल से 7 साल, दैट ईयर हैज बीन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ और पीरियड अमाउंटिंग टू ऑल टू 729 डेज, 729 डेज और इससे कम या लेस। ओके, तो नॉन रेजिडेंट समझने के लिए कि पिछले 10 सालों में से वो 9 साल एक तरीके से आउट ऑफ इंडिया रहा। ओके, दूसरा कह रहा है कि जो पिछले 7 ईयर्स में से अगर वो इतने दिन तक या इससे कम दिन तक भी अगर फॉरेन में रहा या आउट ऑफ एक तरीके से इंडिया रहा, तो वो भी रेजिडेंस इन इंडिया नहीं माना जाएगा। तो वहां पे वो डेज हो जाएगा 729 डेज अगर वो आउटसाइड ऑफ इंडिया रहा 7 ईयर्स में से, तो या 10 ईयर्स में से 9 ईयर्स तक अगर वो आउटसाइड ऑफ इंडिया रहा, तो उसे रेजिडेंस इन इंडिया कंसीडर और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस कंसीडर किया जाएगा। सेकंड कह रहा है कि अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली whose manager has been a non-resident in India in 9 out of the 10 previous year that year or has during the 7 previous years residing that years been in India for a period amounting to all 790 days 9 days 729 days और सेम चीज वही पे है। मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो मेन मैनेजर जो करता है वो 10 में से 10 प्रीवियस 10 ईयर में से 9 ईयर वो बाहर था, या 7 ईयर में से 720 डेज वो बाहर था, वही इंडिविजुअल के लिए भी है। तो उस सिचुएशन पे वो इंडियन रेजिडेंट कंसीडर नहीं किए जाएंगे। इनमें अगर तो आपको यही याद रखना है कि इंडियन रेजिडेंट्स कब कंसीडर नहीं किए जाएंगे, जब वो 10 में से 9 और 7 में से 729 डेज वो आउटसाइड ऑफ इंडिया रह रहे हैं। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन? रेजिडेंस इन इंडिया तो काउंट होगा जी? नहीं सर, समझ में नहीं आया सर। ये जो दो सिचुएशन है ना, इन दो सिचुएशन में काउंट नहीं होगा। ओके, देखिए अब मैं वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूँ, जहां नहीं समझ में आएगा आप सब वहीं पे रोक देना ना। कह रहा है कि एन इंडिविजुअल हु हैज बीन अ नॉन रेजिडेंस इन इंडिया, मतलब कोई इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंस इन इंडिया कब माना जा रहा है? कह रहा है पहला, इन 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, मतलब 10 में से 9 साल जो पीछे बीत चुका है। ठीक है, 10 में से 9 साल जो पीछे बीत चुका है, और हैज बीन 7 प्रीवियस ईयर प्रेसिडिंग दैट ईयर बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन ऑल, मतलब 7 ईयर्स को अगर हम लेते हैं, 7 ईयर्स में से 721 डेज या इससे कम वो इंडिया के बाहर रहा है। 7 ईयर में से अगर वो 721 डेज 29 डेज अगर वो बाहर रहा है, 10 ईयर में से वो 9 ईयर्स अगर वो बाहर रहा है, तो उसे नॉन रेजिडेंस मानेंगे, लाइक उसने इंडिया में रहा ही नहीं। तो अगर 10 में से 9 साल से ज्यादा अगर वो बाहर रहा, 7 ईयर में से अगर 729 डेज वो बाहर रहा, तो भी नहीं मानेंगे इंडियन। तो सेम वही चीज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे भी है। अगर उसका मैनेजर इतने दिन आउटसाइड ऑफ रहा, या कोई इंडिविजुअल आउटसाइड ऑफ रहा इतने दिन, जो मैंने भी प्रेस्क्राइब किया अभी बोला, तो उसे हम क्या मानेंगे? नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया, या इंडिया में वो नहीं रहा ऑर्डिनरी, उसे हम नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस बोलते हैं। इसमें जो हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसको बनाने के लिए इंडियन होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सबका इंडियन होना ही चाहिए। नहीं वो तो जरूरी हो गया ना। तब वो जब मान लो नहीं सर, HUF होल इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। हाँ ये भी सही बंगाल असम में नहीं है। जहाँ पे दया भागा है वहाँ पे HUF नहीं चलता, जहाँ मिताक्षरा है वहाँ पे HUF हाँ ये चलता है। सही है। हाँ बिल्कुल सही आपने बोला कि बहुत जगह नहीं एप्लीकेबल है। फिर आप सर, आप क्या बोले थे? आप बोलिए फिर। मान लो कोई हमने एसोसिएशन HUF बनाई है, उसमें सभी रेजिडेंट इंडिया है, तो जब वो 7 साल तक नहीं रहेगा, 729 दिन, तो NRI हो गया। तो उसमें सिटीजनशिप चाहिए या रेजिडेंस वाली कंडीशन चाहिए?
नहीं 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 नहीं, रेजिडेंस टैक्सेबल परपेचुअल, सिटीजनशिप उसकी मेंटेन रहेगी। अच्छा, सिटीजनशिप की सिटीजनशिप कंडीशन चाहिए ना उसमें, ठीक है। हाँ हाँ, सिटीजनशिप तो उसकी मेंटेन रहेगी वहाँ पे, अगर वो इंडियन है। और जो कुछ कंडीशंस बताई गई हैं, जैसे कि अगर जब तक वो फॉरेन की रिकॉग्निशन नहीं ले लेता, या इंडिया से अपनी रिकॉग्निशन विड्रॉ नहीं कर लेता, तब तक तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक चलती है ना, वो ऑटोमेटिक इंडियन सिटीजन कंसिडर किया जाएगा। ओके, वैसे इंडिया में ऐसी चीज़ों को कोई ध्यान ही नहीं देता, मतलब बहुत से ऐसे पर्सन है जो इंडिया के साथ साथ डिफरेंट कंट्री के भी सिटीजन है, और कोई ध्यान ही नहीं देता, ना ही इतना इंडिया में पॉपुलेशन है, इतना यहाँ गवर्नमेंट के पास वर्क है ना, कि इतनी छोटी चीज जो ध्यान ही नहीं देते बहुत। कनाडा में जो है, बैंकॉक में जो रहते हैं, इवन यूएसए है, बड़ी कंट्री में भी रहे हैं, वहाँ के सिटीजन है, इंडिया के भी सिटीजन है। सर अपना अगर आप सरेंडर करते हैं इंडिया की सिटीजनशिप, तो आप दूसरी सिटीजनशिप लेते हैं, उसके बाद ओसीआई कार्ड बनता है सर, वो उसको हम ड्यूल सिटीजनशिप कहते हैं, वो भी किसी किसी कंट्री के लिए है। बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने डुअल सिटीजनशिप ले रखा है, तो लेकिन वो सर ये इसलिए टैक्सेशन के लिए ये काम कुछ ही नहीं है। हाँ, और जो लोग लेते हैं ना, जिनका बहुत फेमस है, तो बहुत बड़े लोग हैं, मतलब सेलिब्रिटी टाइप में, जिनका ऑटोमेटिक शो ऑफ हो जाता है, इसलिए उन्हें वो पहले क्लियर कर देते हैं। तो 6 आपके उसमें नोट्स में था, रेजिडेंस इन इंडिया रहने के लिए, और कौन से इसमें मतलब सेक्शन, और कौन से इसमें वो सेक्शन? रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब हो गया इफ एन इंडिविजुअल। बताइए सर इसमें दे रहा लिखा सेक्शन। हुआ कि इफ एन इंडिविजुअल इज एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैविंग ए टोटल इनकम मोर देन एक्सीडिंग ₹15 lakhs excluding foreign income, who has been in India for 120 days or more but less than 182 days during that previous year. ये कौन से वाले, उसमें कौन से वाले चीज में देख रहे Non- हैं? तो सर वो रेजिडेंट non- कहलाएगा, वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। अगर वो 15 लाख से अगर एक्सीड कर रहा है अपनी इनकम और 120 डेज कर रहा है बट लेस देन अगर 182 डेज है तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। हाँ, नहीं, not ordinary resident of India. हाँ जी, बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें जो हमारी जो एडिशनल कंडीशन है ना सर, वो एप्लीकेबल नहीं होगी कि उसको पिछले 10 साल में 2 प्रीवियस ईयर रहना होगा और 730 दिन उसे 7 प्रीवियस ईयर में उसको मतलब इंडिया में स्टे करना होगा। ये जो एडिशनल कंडीशन है ये उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी अगर उसकी 15 लाख से इनकम अबव है तो। वो तो एक्सेप्शन में चला जाएगा ना, तो वो अलग अलग चीजें रहेंगी, तो उसमें बिल्कुल नहीं एप्लीकेबल होगी। और वहां पे वो क्या नाम है कि रेजिडेंस इन इंडिया कंसीडर किया ही जाएगा वो तो। हेलो। हाँ जी सर। और इसके अलावा और कौन से सेक्शन थे इसमें? सेक्शन 6 के बाद 7 है आपका। नोट्स में और कौन से सेक्शन थे? मैंने आप उस दिन लिखवाया था ना, सेक्शन 6 के बाद और कौन सा नेक्स्ट सेक्शन है इसमें? इसके बाद 7 है सर, 9 है। हाँ, 7 देख लेते हैं, छोटा सा है। 7 कह रहा है इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड। ओके, तो पहला कह रहा है कि द फॉलोइंग इनकम शैल डीम्ड टू बी रिसीव्ड, लाइक ये सब इनकम को हम मानेंगे कि इनकम हमें रिसीव हो चुकी है, जिसमें पहला है द एनुअल accretion in previous year to the balance at the credit of employee participating in recognized provident fund to the extent like, अब जैसे कि आपको प्रीवियस ईयर में, जैसे कि आप कहीं जॉब करते हो, तो प्रीवियस ईयर में अगर आपका कोई प्रोविडेंट फंड है, तो उसमें आपका जो प्रीवियस ईयर में फंड अगर आपका गया है, तो वो फंड ऑटोमेटिक ये माना जाएगा कि वो आपका इनकम था, वो इनकम आपको मिल चुकी है। जैसे फंड का पैसा इवन हमें 20 साल बाद मिले, 25 साल बाद मिले, बात की बात है, बट आपके फंड में आपके नाम से अगर
प्रीवियस ईयर में 10,000 अगर डिपॉजिट कर दिया गया है, क्रेडिट कर दिया गया है, सो दैट इज पार्ट ऑफ योर इनकम एंड दैट इज अ डीम्ड इनकम। लाइक अभी तो मिला नहीं तो एक्चुअल इनकम हो जाता है। डीम्ड इनकम मतलब आपके फंड में आ गया है, प्रोविडेंट फंड में आ गया है, आपको इतने टाइम बाद वो मिल जाएगा। इज इट क्लियर? तो प्रोविडेंट फंड या जो भी ऐसे फंड है उनके भी थ्रू अगर हमें इनकम मिलती है, सो दैट इज एग्जांपल ऑफ द डीम्ड इनकम, और ये माना जाता है वो डीम्ड इनकम हमें रिसीव हो चुकी जैसे वो हमारे फंड में बाय गवर्नमेंट और बाय एनी अथॉरिटी वो डिपॉजिट किया जाता है। इज इट क्लियर? हेलो? हाँ जी सर, हाँ जी, क्लियर। तो दो चीज देखो, मैं पहला और दूसरा क्लॉज तो फंड को लेकर के है, डिफरेंट सेक्शन में है। पहला प्रोविडेंट फंड सेक्शन 6 पार्ट ए ऑफ द 4th शेड्यूल का है। दूसरा जो प्रोविडेंट फंड है वो आपका रूल 11 पार्ट ए 4th शेड्यूल का है। लाइक डिफरेंट जो प्रोविडेंट फंड है, लाइक प्रोविडेंट सिंपल से इतना समझना है, प्रोविडेंट फंड के थ्रू अगर जो आपको इनकम मिल रहा है दैट इज अ इनकम डीम्ड टू बी रिसीव, लाइक ये इनकम आपको रिसीव हो चुकी है। थर्ड यहाँ पे कह रहा है कि द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर, जैसे कि आपने सुना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रीब्यूशन तो स्कीम बनाया जाता है, बाकी डिपार्टमेंट लेवल पे भी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे अगर मान लेते पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो एक अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं मंथली बेस पे, कि अगर ये कंट्रीब्यूशन उनके लिए करेंगे, लाइक जो शहीद हो जाते हैं या जिन्हें इंजरी कॉज हो जाती है ऑन ड्यूटी। ओके, तो जो कंट्रीब्यूशन किया गया और कंट्रीब्यूशन करने के बाद, ओके, अगर वो कंट्रीब्यूशन करने के बाद ये फिक्स है कि इन लोगों को ये मिलेगा पैसा, जैसे 10 लोगों ने मिलके 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन किया, ओके, अब ये फिक्स है कि ये 1 लाख का कंट्रीब्यूशन इन 10 लोगों में डिवाइड होगा और ये पैसा कहीं नहीं जा सकता, ठीक है। और इसे मतलब इस कंट्रीब्यूशन को अगर वो एज अ पेंशन स्कीम लेना चाह रहे हैं, जैसे कि कंट्रीब्यूशन वो 60 साल रिटायर होने के बाद इसे ले लेंगे, जैसे कि 55,000 आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, 10 लोग मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहे हो, या आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 55,000 कंट्रीब्यूट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है, या आप कहीं पे मतलब जॉब कर रहे हो और आपका ऑनर ही मंथली बेसिस पे 5,000 आपके लिए मतलब हर पर्सन के उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है कि 5,000 रुपये हर एम्प्लॉय के लिए मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। और उसमें कंडीशन रखा था कि आपको जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है वो आपको पेंशन स्कीम के थ्रू मिलेगी। लाइक जब आप रिटायर हो गए तो 15-15, 20-20 हजार करके जब तक आपका जीवन चलेगा तब तक ऐसे मिलेगा। सो दैट इज ऑल्सो इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड, मतलब अगर आपके नाम पे वो जमा हो गया एंड बाय रूल एंड रेगुलेशन वो आपको पेंशन स्कीम के थ्रू मिलेगा। नहीं मिलता है तो भी आप लॉ का यूज करके आप उसे अगर ले सकते हो, सो दैट इज ऑल्सो डीम्ड एज अ रिसीव्ड इनकम। इज इट क्लियर? या ऐसे भी कह सकते हो कि गवर्नमेंट पेंशन पहले देती थी, तो ऐसा तो है नहीं कि पेंशन के लिए अचानक वो पैसा लाती थी, गवर्नमेंट पहले से अपना प्लान करके आपके लिए मतलब कंट्रीब्यूशन करके चलती है। ओके, तो जो कंट्रीब्यूशन करके चल रही है फॉर द पेंशन पर्पज, तो वो भी माना जाएगा कि वो कैसे इनकम है, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड। ओके, तो दो तो आपके प्रोविडेंट फंड के थ्रू जो मिल रहा है, तीसरा जो आपको पेंशन स्कीम के थ्रू जो इनकम मिल रहा है, तो ये माना जाएगा कि वो इनकम भले आपको 10 साल 20 साल बाद मिले, बट वो इनकम का जो नेचर रहेगा इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड, लाइक ये माना जाएगा वो इनकम आपको मिल चुकी है, ऐसा माना जाएगा। डीम्ड वर्ड होता है माना जाने के लिए, एग्जैक्टली भले आपको एक्चुअल में ना मिला हो। क्लियर? डीम्ड इनकम जो है इनकम टैक्स के लिए पर्पज के लिए काउंट होगी। कौन सी इनकम? डीम्ड इनकम जो अभी हम कह रहे हैं, नहीं देखिए, जो पेंशन होती है, ठीक है, पेंशन नहीं के वो ठीक है सर, मैं केवल अब तो केवल डीम्ड इनकम की बात कर रहा हूँ, ये पेंशन इनकम टैक्स के लिए नहीं देखिए, ये चीजें डिप्लोमेटिक कुछ चीजें होती है। जैसे यहाँ पे ना दो चीजें रखा है डीम्ड इनकम में, सेक्शन 7 में जो इनकम टैक्स का है, यहाँ पे दो चीजें रखा है, एक प्रोविडेंट फंड रखा है, ठीक, एक पेंशन स्कीम के थ्रू रखा है, ठीक है। इन दोनों की अगर मैं बात करूंगा, जो सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफाइड है, तो यहाँ पे इनकम टैक्स लगेगा, इन दोनों पे नहीं लगेगा।
ठीक है, बट अगर ये अब डिम्ड इनकम तो ये भी हो सकता है ना, डिम्ड इनकम तो ये भी होता है कि एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे जब वो आईपीएल होता है तो वहाँ पे प्लेयर का ऑक्शन होता है। अब उन्हें जैसे कि पैसा मान लेते हैं कि 3 महीने बाद मिलेगा या आईपीएल कंप्लीट होने के बाद मिलेगा, बट 27 करोड़ ये हुआ कि आपको 27 करोड़ मिलेगा, बाय एग्रीमेंट भी हो गया। तो अब 27 करोड़ जैसे कि मान लेते हैं अगर मार्च में क्रिकेट स्टार्ट हुआ और 27 करोड़ अगर उन्हें आफ्टर 3 मंथ मिलेगा, तो डिम्ड इनकम वो भी है क्योंकि आपके नाम पे क्लियर हो गया, 27 करोड़ आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उस पर टैक्स आपका लगेगा। बट अगर वही नेचर इसका प्रोविडेंट एंड स्कीम के जो पेंशन स्कीम है वो नेचर है तो बिल्कुल नहीं लगेगा, वो तो नेचर पर डिपेंड करेगा ना। डिम्ड इनकम तो बहुत ब्रॉड है, डिम्ड इनकम मतलब वो इनकम जो आपके नाम पे साइन हो चुकी है, बस आपको मिली नहीं है, मिल जाएगी। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके अकाउंट में है बट आप उसे वो नहीं कर सकते, या आपको चेक दिया गया, उस चेक में लिख दिया गया कि यू कैन bear this check after 5 days or after 7 days, ओके। तो चेक आपको मिल गया और 7 डेज आप उसे कैश भी करा सकते हो, बट वो डिम्ड इनकम का तो पार्ट हो गया, लेकिन उस पर टैक्स लगेगा। तो वो डिपेंड करेगा कि किस नेचर का आपको इनकम मिल रहा है। अगर ऐसे नेचर का इनकम ऐसे नेचर का है इनकम तो उस पर टैक्स लगेगा। प्रोविडेंट एंड पेंशन टाइप का है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। वो तो जो मिल रहा है डिम्ड इनकम इंडिविजुअल उसको देखना पड़ेगा कौन सा है, ओके। हेलो, यस सर। एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन? हेलो, किसी को कुछ पूछना है? और अगली बार से ना इसका नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे ना इंडिविजुअल इसे पॉइंट वाइज में लिख लिया जाएगा पहले से, तो और अच्छा रहेगा, ऐसे थोड़ा शॉर्टकट पड़ जाता होगा। थैंक यू टू एवरीवन।